यस, गुड मॉर्निंग। क्या मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं सभी? ओके। यस। ओके, सो शुड वी स्टार्ट इट? व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक? लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? विल एनीबॉडी स्पीक? कोई बोलेगा? कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है सभी को प्रॉपर? यस सर, लास्ट स्वच्छ टॉयकेथॉन करा था। ओके, लास्ट वाज द स्वच्छ टॉयकेथॉन। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। नेक्स्ट पर आते हैं। शून्य कैंपेन बाय द नीति आयोग। एक्चुअली हमने एक टारगेट बनाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर। इंडिया की ईवी पॉलिसी है, क्या इसके बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी यस सर। क्या है उसमें? टारगेट क्या है हमारा? कुछ टारगेट ईयर रखा है क्या हमने? इंडिया का टारगेट है 2030 तक वी विल रिप्लेस द होल फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स विद द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। जितने अभी भी हमारे यहाँ पर पेट्रोल डीजल से चलने वाले व्हीकल्स हैं उन सबको रिप्लेस कर देंगे बाय द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। ये हमने टारगेट रखा हुआ है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स स्पेशली। अब यहाँ पर क्या है कि इस टारगेट को लेकर एक चीज जो मिसकंसेप्शन है या कई ऐसी चीजें हैं हमारे यहाँ पर सोसाइटी में, उस मिसकंसेप्शन को रिमूव करने के लिए और पब्लिक अवेयरनेस लाने के लिए नीति आयोग ने एक कैंपेन चलाया, दैट इज नेम्ड शून्य कैंपेन। इस कैंपेन में नीति आयोग ने एक दिन का एक डे लॉन्ग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया था और उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था। स्पेशल ये चीज थी कि इस कैंपेन के थ्रू वी आर टारगेटिंग द फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स टू बी जीरो ऑन द रोड्स। ये समझ रहे हैं ना, जीरो मीन्स शून्य। तो रोड पर जितने फॉसिल फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स हैं, पेट्रोल डीजल इनसे चलने वाले, गैस से चलने वाले, इवन सबको हम शून्य कर देंगे टिल द 2023। सो इट इज वाज द वन डे प्रोग्राम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके पॉइंट्स।
हमने एक वनडे का प्रोग्राम रखा था क्योंकि इसे 1 साल पूरा हो गया था, so it was the first anniversary. Campaign. What was the campaign about? The campaign is about India's zero pollution, e-mobility campaign. What are the parts? Nothing special. इसमें सिर्फ 2 ही चीजें हैं. Public awareness and promotion of vehicles. That's it. क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Next scheme is about PM Pranav. It stands for okay. This is the PM Pranam scheme. Promotion of alternate nutrients for agriculture management योजना. Okay, किसका alternate हम इसमें देख रहे हैं? किसका alternate होगा? The alternate for the fertilizers. So chemical fertilizers का जो use होता है उसको हम कम करने के लिए हमने ये स्कीम लॉन्च करी है. So the alternate for फर्टिलाइजर्स. ओके, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हम कम करेंगे. इसके क्या टारगेट्स होते हैं या क्यों करना एसेंशियल है? कैन यू हियर मी? सुन पा रहे हो बेटा मुझे? बच्चे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हमें कम करना है. ऐसा क्यों एसेंशियल है या ऐसा क्यों करना चाहिए? Because the use of chemical fertilizers से soil पे effect हो रहा है and food जो produce हो रहा है वो भी उसमें भी chemical आ रहा है, तो better है कि आप natural. Biggest reason for the northern India for the carcinogenic disease, कैंसर से related
जितने तरह के कैंसर होते हैं उनके हमारे यहाँ पर लोगों में होने का सबसे बड़ा रीजन है कि फर्टिलाइजर से हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन जो मोस्टली हो रहा है, वो सारा फर्टिलाइजर बेस्ड है। सो केमिकल फर्टिलाइजर एक तो ये है कि ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, द हाईएस्ट यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर। एंड सेकेंड एक और चीज होती है, ये तो हो गया हेल्थ रिलेटेड, एक और चीज है क्या कुछ? सब्सिडी। यस, सब्सिडी का नाम सुना है क्या? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सब्सिडीज, और Yes, sir. बर्डन जो मोस्टली है वो केमिकल फर्टिलाइजर का ही। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हम केमिकल फर्टिलाइजर का एक्सेस यूज करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में 3 से 4 गुना ज्यादा जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर हम डालते हैं। एक आपको ये पता होगा कि जितने भी ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और ये डालते हैं, ये काम करना जब स्टार्ट करते हैं या इनका इम्पैक्ट जब स्टार्ट होता है, जब इनको जितना डाइल्यूट होने के लिए पानी चाहिए ना, वो पानी वहां पर अवेलेबल हो, मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा इसमें रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज क्या होता है, आपने इनो कभी यूज किया है? इनो आता है ना एक एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए, इसके लिए उस इनो को Yes, आप खोलकर मुंह में डाल लीजिए, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, इनो के पाउच को खोलकर उसको सीधा मुंह में डाल लीजिए और आपने पानी नहीं पिया ऊपर से। एक तो होता है कि हम ग्लास में डालकर इनो पिए, एक होता है हमने सीधा मुंह में डाल लिया और पानी भी नहीं पिया। तो उसमें जिस तरह से बबल्स होंगे और जिस तरह से वो रिएक्शन करेगा ना, वो रिएक्शन विदाउट वाटर ये फर्टिलाइजर्स करते हैं सोइल के साथ में, पौधे को तो खराब करते ही, और हायर इंटेंसिटी जो फर्टिलाइजर की होती है। बट हमारे यहाँ पर क्या हो गया है कि लो लेवल ऑफ लिटरेसी एंड लो लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट द टेक्नोलॉजी, अबाउट द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर, हमने ब्लाइंडली फर्टिलाइजर्स को डालना स्टार्ट किया है। और हम इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा फर्टिलाइजर डालेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। मतलब ये मान लीजिए कि अगर 1 बीघा खेत में ऐसा है कि 1 किलो भी फर्टिलाइजर आपको स्प्रेड करना है, किसान यहाँ पर 3 किलो 4 किलो फर्टिलाइजर स्प्रेड कर देता है। उसे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और वो कंपटीशन में करते हैं कि पास के खेत वाले ने इतना डाला है तो मैं और ज्यादा डाल दूं। इस सिचुएशन में हमारे ऊपर जो सब्सिडी बर्डन है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है उस पर गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड रेट में ये प्रोवाइड करती है। सो इट विल इम्पैक्ट। इसके दो हैं, एक तो ह्यूमन हेल्थ एंड सेकेंड इज सब्सिडी बर्डन। तो अगर हम ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स पर आते हैं तो हम इन दोनों चीजों को टारगेट कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, इस स्कीम में एक सबसे बड़ी बात है, देयर इज नो सेपरेट बजट देयर इज नो सेपरेट बजट फॉर द स्कीम। हम ये करेंगे कि ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स का अरेंजमेंट करेंगे, और ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट का अरेंजमेंट इसी सब्सिडी को कम करके करेंगे। मतलब हम ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स की तरफ फार्मर्स को अट्रैक्ट करेंगे, उसमें अवेयरनेस बढ़ाएंगे, एंड वी विल अरेंज द बजट फ्रॉम दिस सब्सिडी। So we will reduce the burden of the subsidy and use the additional subsidy for the alternate nutrients। कि alternate nutrients के लिए हमारे पास क्या टेक्नोलॉजीज है, क्या प्रोडक्शन हो सकते हैं, किसको हमारे को सपोर्ट करना है, कौन सी प्रोडक्शन कंपनीज को हमें सपोर्ट करना है, उनको क्या प्रमोशन देना है, कितना % उनको डिस्काउंट देना है, क्या क्या उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर कितना % उनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट करना है, वो सारी चीजें इसमें आएंगी।
में क्या क्या किया जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं. हाउ it will going to be implemented. It is going to be implemented to the technology adoption. टेक्नोलॉजी अडॉप्शन किया जाएगा. प्रोडक्शन करने वालों को प्रोडक्शन पर इसमें इंसेंटिव वगैरह दिया जाएगा. फार्मर्स को इंसेंटिव दिया जाएगा. जो ऑल्टरनेट जिस तरह के हमारे पास में ऑर्गेनिक मेन्योर और ऑर्गेनिक मेन्योर से रिलेटेड जो चीजें होंगी, जो देशी खाद वगैरह और ये चीजें होती है, उससे रिलेटेड जो अडॉप्ट करता है उसको कंपेंसेशन दिया जाएगा. पंचायत और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लेवल पर भी सपोर्ट किया जाएगा. इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? Ministry of Chemical and Fertilizers. Chemical and Fertilizers. नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम. This is again proposed by the Ministry of Fertilizer. हमने क्या किया है इस स्कीम में? We have started a single brand. भारत. इस भारत अभी जो फर्टिलाइजर्स आते हैं उनमें क्या क्या आता है? एक आता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसे DAP बोला जाता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट. एक आता है MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश, एंड थर्ड आता है NPK. इन तीनों से रिलेटेड जो पैकेजिंग है वो पैकेजिंग का एक सिंगल ब्रांड में, एक सिंगल ब्रांड के रूप में एक ही नाम आएगा, दैट इज भारत.
यहाँ पर ये बात करें, इसके पीछे का टारगेट क्या है? व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस? अभी तक क्या होता था, अलग अलग कंपनी के अलग अलग आते थे। वैसे मोस्टली इफको ये जो बनाते हैं, दैट इज अनदर थिंग। अब एफसीओ और ये सब भी बनाते थे, बट इससे एक चीज हम फिक्स करना चाहते हैं कि न्यूट्रिएंट कंटेंट्स इतने हैं, एनपीके में कितना परसेंट नाइट्रोजन, पोटाश और ये कितना होना चाहिए, डीएपी में डाई अमोनिया फॉस्फेट में अमोनिया कितना होना चाहिए, फॉस्फेट कितना होना चाहिए। तो वो जो न्यूट्रिएंट का कंपोनेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स का परसेंटेज है, जो कॉम्पोजिशन है, वो कंपनी वाइज वेरी नहीं करे, वो सिंगल ही रहे। उससे क्या होगा कि ये जो अननेसेसरी एक हर्डल क्रिएट हो जाता है कि अगर किसी स्पेशल कंपनी का ज्यादा इफेक्टिव रहा तो उसको लेकर एक मार्केट में ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, कॉस्ट जो एग्रीकल्चर की है वो बढ़ जाती है। और इन स्टेट अगर कोई दूसरी चीज अवेलेबल है तो वो दूसरा सेम प्रोडक्ट किसी और ब्रांडिंग से अवेलेबल है तो वो किसान नहीं परचेज करते हैं। तो इट क्रिएट्स अननेसेसरी एक रेस क्रिएट कर देते हैं। सो टू टारगेट दिस, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड कि अब जितने भी तरह के फर्टिलाइजर्स आएंगे उनकी पैकेजिंग एक सिंगल नाम से होगी, दैट इज भारत। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके पीछे का रैशनल या टारगेट क्या है। For each type, a particular category of fertilizer must meet the nutrient content of specification and the each type. So this is the nutrient content specification is the target कि वो फिक्स रहे, उसमें वेरिएशंस नहीं आए। So it will provide the cost cutting and it will reduce freight subsidies। freight subsidies का मतलब ट्रांसपोर्ट। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि वो यूपी से है और यूपी का प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव रहा है, एक दो बार हमारे यहाँ के किसानों ने यूज कर लिया, तो उसके बाद में वो हर बार यही डिमांड करेंगे कि हमारे को वो वाला ही प्रोवाइड कीजिए, इससे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट को प्रेशर में आके वही वाला फर्टिलाइजर मंगवाना पड़ता है जो प्रोडक्ट यूपी में बन रहा है। सो इंस्टेड ऑफ दिस वी आर गोइंग विद द भारत पैकेजिंग। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। कितने बच्चे 8:30 तक उठ जाते हैं आप लोगों में से? उठ जाते हो क्या? सभी उठ जाते हो? नहीं उठ पाते हो? उठ जाते हैं सर, उठ जाते हैं। एडमिट कार्ड आ गए क्या? नो सर। ओके, टाइमिंग मोस्टली 9 से 12 ही रहेगा।
Yes, sir. सो अगर नहीं हैबिट हो तो इस हैबिट में आ जाना, अदरवाइज वहां जाकर नींद नहीं खुलेगी, ऐसे ऐसे आगे करके फिर देखना पड़ेगा कि अच्छा हम एग्जामिनेशन सेंटर पे आ गए। उस दिन एक अलग सी फीलिंग रहती है, अर्ली मॉर्निंग उठकर वहां पर जाना है, वहां जाकर देखते हैं बहुत सारी भीड़ है, कुछ लोगों के फेस से लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम तो इनके सामने कहाँ स्टैंड करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी अलाइड में या कहीं पर सिलेक्टेड है, आरएस में सिलेक्टेड है, आईएएस अलाइड में कहीं पर सिलेक्टेड है, वो गवर्नमेंट व्हीकल से आते हैं, उन्हें देखकर भी लगता है कि यार ये तो हमसे ज्यादा जानते होंगे, हम इतना नहीं जानते। तो दोस्त नोट आर द केसेस, हमेशा याद रखना, जो पर्सन जितना ज्यादा दिखता है आपको, अगर ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है या ये तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो उसके पास ऑक्यूपेंसी भी ज्यादा है। हम कंपैरेटिवली ज्यादा फ्री होते हैं, ज्यादा फ्री माइंड हमारा होता है पढ़ने के लिए। जो वर्किंग पीपल हैं वो ज्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं। ये हैबिट जरूर कर लेना कि हम मॉर्निंग में जल्दी उठने लग जाए और उस टाइम के अकॉर्डिंग हमारा शेड्यूल बन जाए। नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने नई बनाई है। Okay, what is the target of the policy? हमारा टारगेट है कि इंडिया में एयर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो स्टार्ट की जाए। उसके लिए हमारे यहाँ पर जो स्पोर्ट्स पर्सन्स अवेलेबल है उनको बेटर ट्रेनिंग, इक्विपमेंट्स वगैरह ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करें। एंड द थर्ड टारगेट इज टू मेक इंडिया टॉप डेस्टिनेशन फॉर द एयर स्पोर्ट्स टिल 2023। दैट इज द एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। सो हम इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिसेस जितनी तरह की होती है एयर स्पोर्ट्स के लिए, उन सबको अडॉप्ट करेंगे और उन सारी चीजों को यहाँ पर प्रैक्टिस में लाएंगे। ओके, तो इसके मैं 3-4 पॉइंट्स लिख देता हूँ, इसमें कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है। ये 4 टियर स्ट्रक्चर हमने डिजाइन किया है। टियर्स देख लेते हैं, इसके क्या क्या इसके विंग्स हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने रखा है एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। दिस इज द एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी मीन्स ये सबसे ऊपर हायर अथॉरिटी होगी। सेकेंड लेवल पे हमने रखा है ये एपेक्स गवर्निंग बॉडी होगी। नेशनल एसोसिएशन और इंडिविजुअल एयर स्पोर्ट्स। ओके, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वो होगा जो पूरा फेडरेशन होगा बाय द गवर्नमेंट। ये एसोसिएशन होगा, इस एसोसिएशन में जितने इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्संस हैं वो सभी इसमें एनरोल हो सकेंगे। फेडरेशन विल फाइनलाइज, फेडरेशन विल
promote a person, federation will sponsor a sportsman, वो फेडरेशन होता है। तो नेशनल एसोसिएशन ये इनका ग्रुप होगा जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन है, वो चीज हो गई। ये दोनों नेशनल लेवल की हैं। द थर्ड इज रीजनल और स्टेट और यूटी लेवल यूनिट्स। जैसे कि रीजनल मतलब नॉर्थ इंडिया का हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का हो गया, साउथ इंडिया का हो गया, दिस इज द रीजनल। ये इसी के पार्ट्स होंगे। नेशनल एसोसिएशन के ही रीजनल स्टेट लेवल यूनिट्स ऑफ नेशनल एसोसिएशन। And the fourth is district level air sports association। Getting this, ये इसके 4 पार्ट्स हमने रखे हैं। अगेन हम इस पर आते हैं, व्हाट डज द पॉलिसी से। ये इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। पॉलिसी provide a safe, affordable, accessible मतलब हर आदमी की पहुंच में हो, enjoyable, सस्टेनेबल मीन्स ऐसा नहीं है कि हमने 1-2 साल के लिए एयर स्पोर्ट्स चलाया और उसके बाद में बंद कर दिया, वो सस्टेन करता हो, वो काफी लॉन्ग टर्म तक रहे। ऐसी हम इस पॉलिसी से हम टारगेट कर रहे हैं। सो प्रोवाइड है सस्टेनेबल एयर स्पोर्ट इकोसिस्टम in India। With adoption of international good practices of the sport। इस स्पोर्ट की जो सबसे बेटर अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिसेस को हम यहाँ पर एडॉप्ट करेंगे। गेटिंग दिस, क्या ये चीज क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Next is प्रधानमंत्री formalization of micro food
प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। स्कीम ओके, ये किस पर बेस्ड है? सबसे पहले इसकी मिनिस्ट्री देख लेते हैं। मिनिस्ट्रीज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इस मिनिस्ट्री ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ऐसा नाम सुना है क्या? यस सर। क्या क्या प्रोडक्ट्स है उसमें, कुछ सुना है क्या प्रोडक्ट? सर प्रोडक्ट्स तो याद नहीं है, बट ऐसा है, वो स्कीम ये कहती है कि डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट अपना प्रमोट करना है और वही प्रमोट करके दुनिया में फैलाना है, और उसके जीआई टैग वगैरह ये सब रहा है क्या उसमें अभी तक? क्या सर? राजस्थान का कोई डिस्ट्रिक्ट रहा है क्या? ये तो आइडिया नहीं है। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट रहा है, दैट इज कोटा। कोटा रामगंज मंडी एरिया अगर आपने सुना हो तो वहां पर धनिया बहुत अच्छा होता है, कोरिएंडर। तो उसके लिए वहां पर स्पेशली इस चीज को प्रमोट किया गया है इस स्कीम में। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंडर में ये चीज लॉन्च करी है। इसमें क्या है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऐसे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाइड जो प्रोडक्ट्स हैं, मान लीजिए कोई एरिया है पर्टिकुलरली, उस एरिया में अगर आंवला ज्यादा अच्छा होता है तो वहां के आंवला को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी कि वहां पर जो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस हैं, कि उस आंवले से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे आंवले की जैम हो, जेली हो, मुरब्बा हो, या ये जो कुछ भी बनते हो, उन सारे प्रोडक्ट्स को, उसका हो सकता है पाउडर बनता हो, व्हाटएवर, विद द यूज ऑफ द आंवला। तो आंवला के यूज के साथ में जो जो भी प्रोडक्ट वहां पर होंगे उससे रिलेटेड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को रजिस्टर किया जाएगा, इनका फॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। फॉर्मलाइजेशन से क्या प्रॉफिट होता है? इनको लोन्स वगैरह इजी वे में मिल जाते हैं, इनको रजिस्टर्ड गारंटीड जो क्रेडिट वगैरह होती है वो सब मिल जाती है, एक इनके ओवर ड्यू चेक्स वगैरह और ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो और गवर्नमेंट स्कीम्स, सब्सिडीज, जितनी भी तरह के सपोर्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो सब मिल जाते हैं। सो दिस इज टू टारगेट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट का एंटरप्राइजेस, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश हो रहा है, उसका फॉर्मलाइजेशन इस स्कीम में किया जाएगा। तो अभी तक ये स्कीम लॉन्च हुई है, फॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इससे रिलेटेड ये चीज आ सकती है कि एक स्टेटमेंट तो ये आ जाए कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैड स्टार्टेड अ न्यू स्कीम फॉर द फॉर्मलाइजेशन ऑफ सच एंटरप्राइजेस। एक स्टेटमेंट ये हो गया। सेकंड, वो कुछ प्रोडक्ट्स दे सकता है जो अभी तक बहुत ज्यादा वेल नोन रहे हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं, और वो किस पर्टिकुलर एरिया के हैं, किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या इस स्कीम का टारगेट क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. एक चीज है यहाँ पर, वो मैं लिख देता हूँ। इसका नाम सुना है कि नाफेड का? Yes, sir. क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल Agriculture. कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ऐसा कुछ था। कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया।
तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने रिसेंटली इसके साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है। Signed an agreement, both and NAFED. Ten brands under ODOP. It's one district, one product. सब 10 ब्रांड्स को इसमें आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें से कुछ स्पेशल है, उनको मैं लिखवा देता हूं। ब्रांडिंग का मीन्स इन्होंने एक अलग से नाम रखा है, उसकी अलग से ब्रांडिंग करी है उस प्रोडक्ट की। कुछ बहुत ज्यादा अभी जो न्यूज में है उनको लिखवा देता हूं। दैट इज अमृत फल। इस फॉर आमला। डिस्ट्रिक्ट कौन सा इसका? गुरुग्राम हरियाणा। ये ब्रांडिंग है, ये चीज समझ में आ रही है। इस ब्रांड से नाम आएगा अमृत फल के नाम से। उस डिस्ट्रिक्ट का जो होगा वो इस नाम से आएगा। इस चीज को समझ रहे हैं ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इस चीज को मत भूलना, इस कंसेप्ट को। ओरी गोल्ड। कोरिएंडर पाउडर, धनिया का मसाला, कोटा राजस्थान, कश्मीरी मंत्रा, स्पाइसेस ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। इसके लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? दैट इज कुलगाम, जम्मू। मधु मंत्रा, हनी शहद के लिए है। इस सहारनपुर, सहारनपुर यूपी में जो है। होल व्हीट कुकीज,
दिल्ली बैग्स, दिस इज द प्रोडक्ट फ्रॉम दिल्ली, और वहां पर जो होल व्हीट कुकीज बनते हैं, बिस्किट जो है वो है, एंड 6 सोमदाना, सोमदाना आर द millets from Thane, Maharashtra. मिलेट समझते हैं ना, मोटा अनाज जो होता है, ज्वार बाजरा रागी, ये सब उसमें आते हैं मिलेट्स में. So those are the main 6 products were launched recently under the brand name Amritpal, Kori Gold, Kashmiri Mantra, Madhu Mantra, Somdana and Delhi Bags. क्या ये चीज क्लियर है? The formalization of micro food processing enterprises scheme. The next is Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Scheme. Okay. ये वाले देखते हैं, that is Digital India, land reports, modernization program, इससे रिलेटेड न्यूज क्या है और ये क्यों अभी बहुत ज्यादा न्यूज में आया था? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट रिसेंट एक क्वेश्चन में किसी में अपनी तरफ से जो गवर्नमेंट इंडिया चार्जशीट देती है या जिसको हलफनामा बोलते हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अभी ये बताया है कि वी हैव कवर्ड ओवर 35% ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स. 35% जितने इंडिया में विलेजेस हैं उसका 35% के लैंड रिकॉर्ड्स का हम मॉडर्नाइजेशन कर चुके हैं. तो दिस इज दैट्स व्हाई दिस इज इन द न्यूज.
साहब एक डेटा और दिया है कि 6 लाख विलेजेस का अभी तक हम जियो टैगिंग कर चुके हैं। जियो टैगिंग का मतलब वो कहाँ पर है, कहाँ अवेलेबल है, उसकी हम जियो टैगिंग कर चुके हैं 6 लाख विलेजेस की। ओके, इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है ये देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। टारगेट क्या है, व्हाट इज द एम? इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट डज इट मीन? इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या चीजें आएगी वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इसमें सभी एक साथ आने चाहिए, दैट इज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब अदर देन बैंक, एनबीएफसीज वगैरह होते हैं ना, वो सब इसमें आएंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। रजिस्ट्रेशन ऑफिस जहां पर लैंड रिकॉर्ड्स के रजिस्ट्रेशन होते हैं, म्यूचुअल क्या बोलते हैं उनको, कम्यूटेशन वगैरह जो होते हैं, जो नाम वाम खुलते हैं, दूसरे के नाम चढ़ाई जाती है, ट्रांसफर की जाती है, वो सारी चीजें जहां पर होती है। सर्किट रेट्स, एंड अदर, जितने भी और काम हो सकते हैं अदर सेक्टर्स। ओके, क्या एक चीज समझ में आई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को ये बोला है, ये बात तो क्लियर है ना कि 35 ऑफ टोटल लैंड रिकॉर्ड्स अभी तक हम इसको मॉडर्नाइज कर चुके हैं या इसको डिजिटल फॉर्मेट में हम ट्रांसफर कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अब सेकंड चीज ये आती है कि ऐसा करने के टारगेट क्या है। एक तो यस, ऑब्वियसली ये सारी चीज इजी एक्सेस हो जाती है, रिकॉर्ड्स हमें संभालने नहीं पड़ते हैं, तो वो तो एक बहुत बेसिक बात है।
कि आपने हैंड रिटन सभी चीजें कागजों में लिखी हुई है या रजिस्टर्स में लिखी हुई है, बड़े बड़े रेड कलर के वो रजिस्टर्स और वो सारे कैरी कर रहे हैं, तो उस सबसे आपको एक तरह से वो बर्डन आपका कम हो जाता है। सेकेंड चीज है एग्जीक्यूट कॉमनलिटीज इन वेरियस स्टेट्स। ये क्या चीज है, इस लाइन से क्या समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेम मैकेनिज्म से हर स्टेट में काम हो रहा होगा, सेम वो यूनिफॉर्मिटी बढ़ाने के लिए। किस चीज की यूनिफॉर्मिटी? डीएलसी रेट्स की सर, फिर इसकी तो नहीं हो सकती, वो तो एरिया टू एरिया अलग रहेगी। उसके अलावा सर आपने टर्म कहाँ में लिया, दैट वाज क्वाइट राइट। सर क्या मतलब यूनिफॉर्मिटी की जो भी लैंड मैनेजमेंट मतलब लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करने का सिस्टम है, उसमें एक तरह से सब चीजें सेम तरह से लिखी जाए, सब तरह से आए। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये पता हो कोई राजस्थान, हरियाणा, एमपी या किसी अदर स्टेट से हमारा राजस्थान के साथ में इंटरेक्शन होता हो, आपको ये पता होगा कि जो उसका मेजरमेंट है ना, उसमें बहुत बड़े डिफरेंस होते हैं। मेजरमेंट का मतलब हम जो बोलते हैं 1 बीघा जमीन, हरियाणा में उसको बीघा में नहीं नापते, उसको किले में नापते हैं, पंजाब में किसी और से नापते हैं, एमपी में अगर आप जाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि 1 बीघा में कितना एरिया आना चाहिए। जैसे 1 हेक्टर में कितना एरिया आता है, 1 एकड़ में कितना एरिया आता है, वैसे 1 बीघा में कितना एरिया आना चाहिए। और क्या हमारे यहाँ पर जो एक यूनिट है वो बीघा है, और उस बीघा के अकॉर्डिंग ही या तो उस पर यूनिट का जो डिफरेंस है, एमपी का बीघा और राजस्थान का बीघा और हरियाणा का बीघा, इन तीनों के बीघा में डिफरेंस है। जो टोटल लैंड 1 बीघा में आनी चाहिए वो एरिया में डिफरेंस होता है। सो वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट कॉमनलिटीज कि इनमें एक सिमिलरिटी आ जाए कि वो लैंड 1 बीघा में इतनी ही है, और पूरे अक्रॉस द कंट्री वो सिमिलरिटी इसमें लाई जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट। अब मान लीजिए मेरे पास 10 बीघा जमीन है और एक सिमिलर बीघा की यूनिट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, और राजस्थान में अगर मेरी 10 बीघा जमीन नपती है और 1 बीघा राजस्थान का हरियाणा के बीघा से बड़ा है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बीघा की यूनिट डिसाइड करी है उससे बड़ा है, तो क्या होगा? सर मतलब हमारी कम लैंड रिकॉर्ड पे आएगी। हमारी कम लैंड रिकॉर्ड पे आएगी। हो सकता है मेरी 10 बीघा की जगह 8 बीघा ही रह जाए। और अगर ऐसा हुआ कि यहाँ का 1 यूनिट पर बीघा लैंड ज्यादा है, मे बी पॉसिबल कि मेरी जमीन 10 बीघा की जगह 12 बीघा रिकॉर्ड में चढ़े। तो दिस इज टू एग्जीक्यूट द कॉमनलिटीज। इसके साथ में डेवलप एंड अप्रोप्रिएट इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। लैंड से रिलेटेड जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने उसमें भागीदार हैं, जिसमें बैंक भी होता है, मान लीजिए किसान ने किसी बैंक में अपना इंश्योरेंस भी करवा रखा होगा, किसी बैंक से उसने लोन भी लिया होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवाते हैं, कौन सा ऑफिस है, सर्किल रेट्स वहां की क्या है, और अदर सेक्टर्स जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। दिस इज द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। गेटिंग दिस? यहां तक क्लियर है? पीएम डिवाइन अभी अभी रिसेंटली कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है फॉर द रिमेनिंग 4 years ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। Which 4 years? 2023 to 26।
पर ये अप्लाई किया जाएगा। तो इसको एक तरह से ये है कि ये नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए इसको टारगेट किया गया है। इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। दिस इज 100% सेंट्रल फंडिंग स्कीम। इस पीरियड के लिए इसकी फंडिंग क्या है, ये एक क्विक फैक्ट है, ये याद रखना, ये आ सकता है। इस 6600 crore for the period and it will target on the infrastructure projects PM Gati Shakti scheme। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी होगी? रोड एंड ट्रांसपोर्ट। रोड एंड ट्रांसपोर्ट स्पेशली सिर्फ रोड के प्रोजेक्ट्स आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं वो सिर्फ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नहीं करवाता है ना, ये चीजें कंसेप्ट याद रखना। तो दिस इज द डोनर, इट इज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ मेरी 6600 करोड़ क्या था? 6600 crore इज द कॉर्पस फॉर द 4 इयर्स। इस स्कीम को पीएम डिवाइन स्कीम को पीएम गति शक्ति के साथ इन लाइन करते हुए यहाँ के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो सभी इसमें फिनिश किए जाएंगे। उसके लिए जो कॉर्पस है, दिस इज द बजट एलोकेशन। to implement this। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इसमें होंगे ये एक बार और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। फिर भी यहाँ पर लिख लेते हैं इनको। अगेन वही बात है, लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्ट्स होने चाहिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वो इसमें डेवलप किए जाएंगे।
fund the projects for development gaps of various sectors. Of various sectors. Okay, development gaps of the various sectors का मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? जहाँ काम सैंक्शन हुआ और वहाँ काम हुआ नहीं है उसको फंड करने का काम। बट वेरियस सेक्टर्स में जो डेवलपमेंट गैप्स है वो क्या होगा? सर मतलब कि कुछ आईटी में डेवलपमेंट हो गया लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं हुआ, वो सबको मैच करना। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट हो गया, हाँ। सेक्टर में नहीं हुआ है, एजुकेशन सेक्टर में हो गया, हेल्थ सेक्टर में नहीं हुआ है। तो जो वेरियस सेक्टर्स में जो डेवलपमेंट गैप है कि कोई पर्टिकुलरली अगर बैकवर्ड रह गया और कुछ ज्यादा फॉरवर्ड हो गए तो उस गैप को इसमें फुलफिल किया जाए। ओके, क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट पर आते हैं। पीएम कुसुम स्कीम का नाम सुना है क्या? यस सर। क्या फुल फॉर्म है इसका? सर इसमें वो सोलर पावर नहीं, हाँ शायद वो वैसा ही कुछ लगवाते हैं ना फार्मर्स के लिए, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा यूज ना कर रहे। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा यूज नहीं करें, सिर्फ यही टारगेट है कैसे पीएम कुसुम में? मतलब उनको सोलर एनर्जी मिल जाए, सोलर एनर्जी से उनके जितने इरिगेशन रिलेटेड और जितने पंप चलाने और वो सारा काम हो जाए। हाँ सर, हमारे वो डिस्कॉम सेंटर्स ऐसे कुछ बहुत ज्यादा लॉस में चल रहे हैं, तो उन पे भी बर्डन कम होगा, स्टेट का भी बर्डन कम होगा। ओके, तो ये तो हुआ कि किसान को जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी है वो अपने से अपने खेत पर प्रोड्यूस कर ले, और उसकी जो हमारे को सब्सिडी देना पड़ता है या किसान को कम रेट पर हमारे को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो बर्डन कम हो जाए। दैट इज द वन टारगेट। गुड। क्या इसके अलावा भी और कोई टारगेट है? सर वो एनी टाइम इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध रहेगी उनके पास। क्या क्या? एनी टाइम वो मतलब कि जब ये सोलर प्लांट्स लग जाएंगे तो वो कभी भी यूज कर सकते हैं मतलब इस इलेक्ट्रिसिटी को, जबकि जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी है उनका टाइम पीरियड फिक्स होता है कि वो आप इस टाइम पीरियड में यूज कर। क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी इसका टारगेट है। और सर ये लोग ट्रेड भी कर सकते हैं, बेच करके एडिशनल इनकम भी अर्न कर सकते हैं। द सेकंड टारगेट कि इनके पास जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ना, उसको ये सेल आउट कर सकते हैं एंड इट विल बिकम द ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। मान लीजिए किसी किसान के पास जमीन है एंड स्केटर्ड लैंड होल्डिंग। स्केटर्ड लैंड होल्डिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे पास 100 बीघा जमीन है, बट 100 बीघा में ऐसा है कि 33 बीघा कहीं पर है, 50 बीघा कहीं पर, रिमेनिंग 10-20 बीघा कहीं और है। एक साथ नहीं है पूरी लैंड होल्डिंग, बीच में किसी और के खेत है। तो हमारी जमीन ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड जमीन में ये होता है कि द बिगेस्ट थिंग इज द इरिगेशन। तो इरिगेशन के लिए हमारे को या तो आसपास कोई नदी नाला नहर हो, अगर वो नहीं है तो उसके बाद में फिर मेरे को कुआं होना चाहिए या फिर मेरे पास ट्यूबवेल होनी चाहिए। अब एक गरीब किसान के पास एक खेत पर कुआं होना इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी चीज है कुआं होना। तो उसके पास अपना खुद का वेल है, उस वेल से वो इरिगेशन कर सकता है। बट वो वेल मान लीजिए कि सबसे बड़ा जो पार्ट है 100 बीघा में से, जो 33 बीघा 35-40 बीघा का एक बड़ा जो पार्ट है उस पर तो है, पर बाकी के 2 खेतों पर नहीं है। वहां पर इरिगेशन कैसे होगा? तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मैं यहाँ से पाइप वहां तक डालूं, आसपास जितने पड़ोस वाले खेत हैं अगर उनसे मेरी अच्छे रिलेशन है तो मुझे दे विल प्रोवाइड द एक्सेस अक्रॉस देयर लैंड्स, कि वो यहाँ से मेरे पाइप निकलने दे नहीं निकलने दे।
वो सारी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि मान लो मेरे पास कहीं पर एक 2 बीघा का एक ऐसा टुकड़ा है जो कहीं जमीन पड़ी हुई है, वहां इरिगेशन भी नहीं है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, उस जमीन को मैं क्या करूं? तो वहां पर गवर्नमेंट ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम के लिए ये प्रोवाइड करती है कि जो बारिश का सीजन है उसकी फसल आप ले लें, और इसके अलावा आप ये कर लें कि अगर वो फसल भी नहीं हो रही है, या जिसको हम बैरन लैंड बोलते हैं ना, बंजर जमीन, वो अगर बैरन लैंड है तो वहां पर आप सोलर पैनल्स लगाइए। उन सोलर पैनल्स से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको आप कंज्यूम कीजिए, और जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी बचेगी यू कैन सेल आउट टू द डिस्कॉम्स। तो रिवर्स में आपके जो अगर आप समझते हो, किसी ने घर में सोलर पैनल लगाया है क्या? अभी किसी के घर में लगा हुआ है क्या, गांव में, खेत में, या घर पर कहीं पर? इसमें एक सिस्टम होता है आजकल मीटर्स में कि जो सोलर एनर्जी आपकी जो जनरेट हुई है वो कैपेसिटी, तो वो रिवर्स में भी चला जाता है। मतलब अभी जो हमारा बिल आता है ना, वो यूनिट्स का आता है कि आपने इतने यूनिट कंज्यूम की है। कभी कभी क्या होता है कि वो यूनिट्स माइनस में चली जाती है। वाई? जिनके पास सोलर पैनल है कि उनकी सोलर एनर्जी को काम में लिया, प्लस वो कनेक्टेड है इसी ग्रिड से, तो वो रिवर्स डिस्को में चली गई, ये वाली जो आपकी एनर्जी थी, तो उसका आपको उल्टा पैसा मिल जाता है आपके खाते में। सो इट विल क्रिएट द ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम, पीएम कुसुम स्कीम। ये दोनों चीजें हैं, आपका अपना कंजप्शन निकल जाए, गवर्नमेंट का सब्सिडी बर्डन कम हो, एंड द थर्ड थिंग इज कि आपके पास में एक और एम्प्लॉयमेंट, एक और इनकम का सोर्स अवेलेबल हो जाए। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। पीएम कुसुम स्कीम, इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं यहाँ पर, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान। That is कुसुम। ओके, इसका टारगेट क्या था? द टारगेट वाज टू इंस्टॉल 30,000 megawatt capacity in rural India by the year 2022। ये टारगेट था, ये टारगेट हम अचीव नहीं कर सके। तो कोई बात नहीं, नहीं कर सके तो हमने टारगेट ईयर आगे बढ़ा दिया। सो द न्यू टारगेट इज द ईयर हैज पुश्ड, जो 2022 था उसको हमने आगे बढ़ाकर अभी कर दिया है मार्च 2026। 2026 इज द न्यू टारगेट। ये क्लियर है? ओके, इस स्कीम के हम कुछ वेयर अबाउट देख लेते हैं कि ये क्या सिचुएशन है, इसमें क्या क्या मेन चीजें हैं अबाउट द स्कीम। अच्छा, इसकी मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सबसे पहली चीज 24/7 पावर अवेलेबिलिटी।
decarbonize agriculture sector. डीकार्बोनाइज एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब क्या होगा? यहाँ पर कार्बन इमिशन नहीं हो रहा है। कैसे? एक तो होता है कि हम जो डीजल पंप्स हैं उनसे हम इरिगेशन कर रहे हैं। पंप चलते हैं ना, खेत पर आवाज आती है। अगर आप लोग कभी खेत पर गए हो तो जब वहां पर इरिगेशन चल रहा हो, जिस टाइम पर पानी पिलाया जाता है, जो हम एक लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, तो उस टाइम पर पंप्स चलने की आवाज आती है। तो पंप्स दो तरीके से ही चलते हैं, या तो हमने इलेक्ट्रिसिटी से चलाया या फिर वो डीजल वाले पंप से। इलेक्ट्रिसिटी से पंप चलाया तो भी इंडिया में 60%, मोर देन 60% इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, वो थर्मल पावर प्लांट्स, कोल पावर प्लांट से होता है। कोयला जलाकर ही हम बिजली पैदा कर रहे हैं। सो वी आर ऑलरेडी प्रोड्यूस द कार्बन इन द एनवायरमेंट। सो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर टोटली सोलर पर डिपेंड हो जाएगा तो डीकार्बोनाइज कर रहे हैं हम इस सेक्टर को प्रॉपर्ली। क्या ये चीज क्लियर है? डीकार्बोनाइज द एग्रीकल्चर सेक्टर। यस सर। reduce power subsidy, and the last is alternate source of income for farmers. ओके, इस स्कीम से रिलेटेड एक चीज और मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ। दैट इज इसके क्या कंपोनेंट्स हैं। हो सकता है ये चीज अभी पूछ लें। दैट इज स्कीम के 3 कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट ए, $10,000 मेगावाट कैपेसिटी अक्रॉस द कंट्री, पूरे इंडिया में 10,000 मेगावाट की कैपेसिटी हमें एस्टेब्लिश करनी है। थ्रू इंडिविजुअल सोलर प्लांट्स। इंडिविजुअल सोलर प्लांट्स की कैपेसिटी कितनी होगी? अप टू 2 मेगावाट। 2 मेगावाट तक के सोलर प्लांट्स एस्टेब्लिश करते हुए पीएम कुसुम स्कीम के थ्रू 10,000 मेगावाट की कैपेसिटी सोलर पावर प्लांट की एस्टेब्लिश करनी है। दैट इज वन थिंग। दूसरा कंपोनेंट है 20 lakhs solar powered एग्रीकल्चर पंप्स का इंस्टॉलेशन करना है। देखिए, सोलर प्लांट अलग चीज है, सोलर पंप्स अलग चीज है। पर्टिकुलर हमने कुछ रोड लाइट्स ऐसी देखी है ना जिनके ऊपर सोलर पैनल लगा होता है, देखी होगी ना जयपुर में रोड साइड में बहुत सारी।
अरे यही हो, सो गए क्या? यही है सर। यही हो, ओके। सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप्स ऐसे होते हैं जैसी सिंगल लाइट्स होती है, उन लाइट्स के ऊपर सोलर पैनल लगे होते हैं। वो सोलर पैनल दिन भर में जितनी उनको सोलर एनर्जी जनरेट करनी है वो करते रहते हैं, और वो लाइट्स ऑटोमेटिक जल जाती है शाम के टाइम पर, या हम जला देते हैं, बट उनमें उनकी खुद की एनर्जी अवेलेबल होती है, पावर अवेलेबल होता है। तो वैसे ही सोलर पंप होते हैं, सोलर प्लांट्स जहां पर वो प्लेट्स लगी होती है और जो सेल्स लगे होते हैं वो सोलर प्लांट्स हैं। सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स अलग हैं, जिनके साथ सिर्फ वो लगा होता है, वो सिर्फ पंप ही चलाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। तो वैसे 20 लाख पंप्स का टारगेट इसमें है। एंड द सी इज सोलराइजेशन of 15 lakh grid connected एग्रीकल्चर पंप्स। 20 लाख तो स्टैंड अलोन अलग से पंप्स लगाए जाएंगे, और ऑलरेडी जो ग्रिड से कनेक्टेड जो पंप्स हैं, एग्रीकल्चर पंप्स हैं, उन पंप्स को भी सोलराइज किया जाएगा। दोज आर द 3 components of the scheme. क्या यहां तक चीज क्लियर है? Yes, sir. एक बार रिपीट करोगे? कोई बताएगा व्हाट इज द पीएम किसान पीएम कुसुम स्कीम? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान। उत्तम महाअभियान। ओके, टारगेट क्या है? 30,000 मेगावाट पावर कैपेसिटी इन रूरल इंडिया बाय 2022, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पैनल्स वाला। तो टारगेट ये है। हाँ जी सर। टारगेट ईयर क्या है इसका? 22। एक बार देखो, हमने चेंज कर दिया है, द न्यू टारगेट ईयर। सर हाँ, अब नया कर दिया। ओके, दिस इज द मार्च 2026। ये गलती मत करना, 2022 वाज द लास्ट टारगेट। ओके, व्हाट अबाउट द स्कीम? स्कीम के टारगेट्स क्या हैं, एम्स क्या हैं? अरे भाई बोलना पड़ेगा, कहाँ गए? 11 24/7 power available, Okay. decarbonization of agriculture sector, Yes. reduce power subsidy, and alternate source of income for farmers. फार्मर्स। ओके, कोई अदर पर्सन, कोई अदर स्टूडेंट बताएगा कंपोनेंट्स क्या है इस स्कीम के? देखो, मुझे नाम लेकर बोलना पड़ेगा, फिर मैं एक एक को नाम से बोलूंगा कि ये पर्सन ये बोलेंगे। सर कंपोनेंट्स में 10,000 मेगावाट कैपेसिटी मतलब बनवाएंगे सोलर प्लांट से, इंडिविजुअल से, और और 20 लाख सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप और सोलर ग्रिड्स लगाएंगे। सोलराइजेशन ऑफ 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स। ग्रिड से जो कनेक्टेड पंप्स हैं उनका सोलराइजेशन भी किया जाएगा। सर ये सारे फिगर याद करने हैं, 15 लाख। हाँ बेटा, ये अगर याद रह जाए तो इनको याद कर लेना। 20 लाख तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टैंड अलोन, और ऑलरेडी ग्रिड से जो कनेक्टेड है, वैसे 15 लाख को इसमें सोलराइज किया जाएगा। अच्छा, यस, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो स्टेटमेंट में आते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि एक कंसेप्शन है, कंसेप्शन मतलब एक पर्सपेक्टिव ये है कि यूपीएससी कंसेप्ट्स पर ही जाती है। मोस्टली यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कंसेप्ट ही ज्यादा याद होने चाहिए, बट इट इज टिपिकली अ मिथ, ये याद रखना।
ये एक प्रैक्टिकल सच्चाई है। अगर आप यूपीएससी के पेपर्स उठाकर देखेंगे, उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वल वेटेज दोनों का होता है। जितने कंसेप्ट पूछेंगे उसके साथ में कई जगह फैक्ट्स भी आते हैं। और आप अगर यूपीएससी की कॉपीज देखेंगे स्टूडेंट्स की जिन्होंने आंसर्स लिखे हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जिन्होंने फैक्ट्स ज्यादा लिखे हैं, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स का यूज किया है मेंस के आंसर्स में भी, उनको मार्क्स बेटर मिले हैं, बिकॉज द आंसर शोज इट्स लॉजिक्स, कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो ऐसा करने के पीछे के लॉजिक क्या है, उन लॉजिक्स के लिए हमारे को फैक्ट्स देने पड़ते हैं। सो ट्राई टू मग अप सच फैक्ट्स। ये फैक्ट्स हमें लिखने पड़ेंगे, हमें याद करने पड़ेंगे। एक और प्रैक्टिकल रियलिटी में बता दूं, कई बच्चों की आदत होती है कि हमने यहाँ पर देखा या नोट्स हमने बनाए अपने नोटबुक में हमने लिख लिया और हमें लगा कि ये फैक्ट्स हमने लिख लिया और हम इसको बार बार इसको पढ़ लेंगे। हकीकत में वो पढ़ने में नहीं आता है। जो टिपिकली बुक वॉर्म टाइप के, जो किताबी कीड़े टाइप के बच्चे होते हैं ना, कि वो सामने दीवार पर भी स्टिकर लगा लेते हैं, टेबल पर भी उन्होंने 2-3 पेज चिपका रखे हैं, एक बड़ी सी शीट लाकर उस पर कुछ इस साल के जो फैक्ट्स हैं वो सारे लिख रखे हैं। एक अलग से शीट में बजट और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो लिख रखे हैं। वो सब हमें करना पड़ेगा, ये याद रखना। उन चीजों से पीछे मत हटना, उसमें आलस मत करना बिल्कुल भी। वहां कहीं भी इग्नोरेंस मत करना कि ठीक है इट्स ओके ये ऐसे हो जाएगा, वो वैसे होगा नहीं। वो हमें कुछ चीजें मगअप करनी ही पड़ेगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पर Yes. आते हैं। कैन यू अलाउ मी फॉर 2 मिनट्स? मैं 2 मिनट्स में वापस स्टार्ट करता हूँ, जस्ट 2 मिनट्स।
ओके, यस, क्या सभी बच्चे साथ में हैं? Yes, sir. क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सुना है? अभी अभी क्या कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेजेस या न्यूज़पेपर्स में या फिर कुछ न्यूज़ चैनल्स पर ये चीजें काफी हाईलाइट हुई थी कि फार्मर्स को जो कंपेंसेशन मिला है एग्रीकल्चर के, जैसे उनकी फसल खराब हो गई तो क्रॉप लॉसेस का जो कंपेंसेशन उनको दिया गया है वो ऐसा था कि किसी को 250 रुपए आए हैं, किसी को 350 रुपए आए हैं, किसी को 90 रुपए, 95 रुपए, ऐसे कुछ आए हैं। तो क्या ऐसा, ये ऐसी न्यूज या ऐसी चीजें आपने देखी है खबरों में कि किसान के साथ मजाक किया जा रहा है, उसकी पूरी फसल खराब हो गई और फसल के बदले में उसको जो कंपेंसेशन दिया है वो इतना सा मिला? दिस इज कवर्ड अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 2015 में हमने एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसमें क्रॉप लॉसेस की बेटर कवरेज के लिए और बेटर कंपेंसेशन फार्मर्स को प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च करी। रिसेंटली ये स्कीम वापस से न्यूज में है। व्हाई? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ये कहा है कि प्रो फार्मर्स जितने भी इनिशिएटिव्स लेने हैं वो सारे हम लेने के लिए तैयार हैं। प्रो फार्मर्स सारे इनिशिएटिव्स लेकर हम इसको बेटर इक्विप्ड एंड बेटर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो हम ये देख लेते हैं कि इस स्कीम में पहले तो ऑलरेडी क्या क्या चीजें हैं, दूसरा इसमें जो भी इंश्योरेंस लिया जाता है, ये तो आपको पता होगा ना कि इंश्योरेंस के लिए हमारे को एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, चाहे हम लाइफ इंश्योरेंस लें, डेथ क्लेम के लिए जो इंश्योरेंस होता है वो लें, चाहे हम ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो लेते हैं, चाहे हम और कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं किसी भी चीज का, चाहे बाइक का इंश्योरेंस लेते हैं, व्हीकल का इंश्योरेंस लेते हैं, Yes, तो उस सबका हमें एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, कि किस्त होती है। तो वो इंस्टॉलमेंट किसान को कितनी देनी पड़ती है, किसान कि क्या क्या लॉसेस इसमें कवर होते हैं, कौन से लॉसेस इसमें एक्सक्लूड हैं, ये चीजें हम इसकी देख लेते हैं। और गवर्नमेंट ने जो न्यू इनिशिएटिव्स की बात करी है कि नए जितने इनिशिएटिव्स हैं, नया जो टेक्नोलॉजिकल एनहेंसमेंट है वो सब कुछ हम करके इसको बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो वो हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें। गेटिंग माय पॉइंट? सर शाम की क्लास में कर लें। यस बेटा, सर शाम की क्लास में कर लें बाकी। अभी 10:30 तक तो पढ़ना ही है, 8:30 से 10:30 तो पढ़ेंगे ना। अच्छा, ओ ये 10 तक की नहीं है, एक्चुअली 10:30 तक की है, ठीक है? फिर हम इवनिंग वाली में कर लेंगे। कहीं जाना होता है क्या आप लोगों को? कोई और क्लास होती है अभी, या भूख लगने लग जाती है? हाँ सर, सब कुछ ही। सब कुछ ही होता है। ओके, तो एक चीज तो ये किया कीजिए कि सुबह 8:30 के करीब कुछ ब्रेकफास्ट कर लिया कीजिए ऑलरेडी, कि हम 10:30 तक, एंड यू आर नॉट ऑन द कैमरा, सो यू कैन ईट वाइल लर्निंग, सो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस। आप चाहें तो कुछ अपने साथ में कुछ ब्रेकफास्ट या कुछ हल्की चीज आप खाते भी हो सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। बिकॉज सिविल सर्विसेज की तैयारी में ये याद रखिएगा, हमें खाते टाइम, सोते टाइम, इवन नहाते टाइम कुछ भी चीज हम बना रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, कुछ अपनी ऐसी एक्टिविटीज जो हम अपने हॉबीज के लिए करते हैं। मान लीजिए जैसे मैं रनिंग करने जाता था, अभी भी जाता हूँ, मतलब रनिंग करने जब जाता था और पढ़ता भी था, या कोई काम भी कर रहे हैं, कुछ अपने से कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो अपने को करना है, अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं, उस टाइम पर भी आपको कई चीजें, कि हम राज्यसभा लोकसभा चैनल के डिस्कशन सुन रहे होते थे, वो कर रहे होते, तो हॉबीज में इस चीज को इंक्लूड करना पड़ेगा। कई चीजें हम पढ़ रहे हैं, तो वी आर ऑन लाइव क्लास। बट अगर ऐसा है कि आपको क्लास रिवाइज भी करनी है, सो यू कैन प्ले दिस वीडियो। अगर ये आपको स्लो लगता है तो 1.5x पर आप इसको करके सुन लीजिए और उसको वापस से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को हमें हैबिट में लाना पड़ेगा बेटा, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। जब सिस्टम में आ जाएंगे, जब सेलेक्ट हो जाएंगे, तब भी ये याद रखिएगा कि 14 से 15 घंटे पर डे की ड्यूटी आपकी होती है। आपके लिए दिन रात घर कुछ नहीं होता, बिकॉज वी यूज अ टर्म दैट इज सर्विस, इट इज नॉट अ जॉब, इट इज अ सर्विस। सर्विस सेक्टर में हमेशा यही होता है कि आप सेवा दे रहे होते हैं, और जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं या जो आपको मॉनेटरी इनकम होती है, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, ईमानदारी वाली जो इनकम होती है वो बहुत कम होती है यहाँ पर, तो वो हमें हैबिट में लाना पड़ेगा। बट यू विल एंजॉय द सर्विस। जब सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं तब आप उस चीज को ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। समवन इज सेइंग नींद के झोंके आ रहे हैं सर, नींद के झोंके आ रहे हैं। कितनी बजे उठे थे?
ये वही बच्चा है क्या जो नहाता नहीं है? उसके लिए नहाना पड़ता है बेटा, फिर नींद के झोंके नहीं आते। तो ये वही है। ये वही है। तो, और यू कैन use some caffeine like things। हाँ ये वही है। ओके, तो फिर नींद के झोंके आएंगे बेटा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जिस ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हम लोग रहते हैं इंडिया में, यहाँ पर नहाना तो एटलीस्ट बनता है। अगर नहाएंगे नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही सही। मैं तो नहाते नहाते ही सो गया था सर। ओके, चलिए फिर तो आई थिंक हमारे को ज्यादा अटेंटिव रहने के लिए कुछ और भी चीजें करनी पड़ेगी। ज्यादा अटेंटिव रहने के लिए कैफीन वगैरह है, कुछ कॉफी वॉफी ये ज्यादा लेनी पड़ेगी हार्ड, तो उससे आप थोड़ा अटेंटिव रहेंगे। अदरवाइज इतना नींद आना अच्छी बात नहीं है। और और बढ़ा देना। क्या क्या बोल रहे हैं? नो सर, सॉरी। नो नो, ओके, बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? नो नो सर, यही बोल रहे थे, पढ़ लेंगे हम। ओके ओके। पीएम फसल बीमा योजना। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अगर टिपिकली ये प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा कि बहुत ज्यादा नींद के झोंके आते हैं या बहुत ज्यादा सुस्ती रहती है, सब बार बार फील होता है, एक बार ये ट्राई करना। विटामिन बी डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन बी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत ज्यादा होता है। अगर ये हो रहा हो तो ट्राई करना, किसी फिजिशियन से कंसल्ट कर लेना एक बार। विटामिन बी की जो टेबलेट्स आती है उनके बाद में आपको इंप्रूवमेंट फील हो सकता है। अदरवाइज यू कैन यूज ग्लूकोज वगैरह, बीच बीच में ये चीज भी आप यूज। विटामिन B12 डेफिशिएंसी के लिए। यस, वो हो सकता है। चलिए, पीएम फसल बीमा योजना। गर्मी का टाइम है, हाँ बेटा गर्मी का टाइम तो है, बट हम यही हुए ना। हेमेंदु कंसल्ट टू तानिया। ओके, सबसे पहले इसकी मिनिस्ट्री देख लेते हैं, विच इज द मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। क्या ये न्यूज लिखने की रिक्वायरमेंट है कि हम नया एडोप्टेशन करेंगे? ये तो रहने देते हैं। आई थिंक मैं डायरेक्ट आपको इसके फैक्ट्स लिखवा देता हूँ जो हमारे काम के हैं। पहली चीज ये कि ये स्कीम किस उसमें मिलती है, दोज आर द प्रीमियम्स ऑफ द स्कीम। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसकी जो प्रीमियम है वो प्रीमियम्स की 3 टाइप्स की है। 1.5% राबी क्रॉप्स के लिए रबी क्रॉप्स के लिए, गुड। और 2% खरीफ क्रॉप के लिए। खरीफ क्रॉप्स के लिए एंड 5% फॉर जायद। जैद के लिए 5%। 5% जैद के लिए है क्या? जैद में ऐसा क्या हो गया? तरबूजा खरबूजा ही तो होता है उसमें। उस पर इतनी ज्यादा प्रीमियम क्यों है? ये कमर्शियल क्रॉप्स के लिए है, इट इज नॉट फॉर द जैद। ओके सर। कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए है। ये किसका है? 1.5%, 2%, 5%? जो इंश्योरेंस की प्रीमियम बनती है ना, उसका टोटल 1.5% इंश्योरेंस अमाउंट। वो
फार्मर देगा, बाकी का सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है उसकी प्रीमियम का है। ओके, रिस्क इसमें कौन सी कवर्ड होती है वो लिख लेते हैं। प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट, और पेस्ट वाला जो पेस्ट नुकसान कर देता है। यस, रिस्क कवर्ड, वन इज सोविंग, नेक्स्ट इज प्लांटिंग, थर्ड इज germination, failure, फिर standing crop failure, post harvest losses, and other calamities। ये सब इसमें कवर्ड होता है। नॉट कवर्ड, वो एक परेश रावल की मूवी आई थी क्या, अक्षय कुमार परेश रावल की, जिसमें वो हेरा फेरी। क्या नाम था उसका, ओ माय गॉड। हाँ, ओह माय गॉड। Any kind of losses due to war, Act of God, nuclear risk, malicious damage। malicious damage का मतलब क्या होगा, जानबूझकर अपनी फसल खराब कर ली हो, कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से फसल खराब हो जाए, आपको ये लग रहा है कि मेरा जो प्रोडक्शन है वो उस लेवल का नहीं है कि जिसकी मार्केट में अच्छी रेट आएगी, तो इंस्टेड टू गेट द क्रॉप एंड सेल इट इन द मार्केट आई विल डिस्ट्रॉय द क्रॉप। कैसे भी कुछ करके मैंने इस तरह से खराब कर दिया और बोलते पता नहीं साहब कैसे हो गया, तो वो मैलिशियस डैमेज नहीं किया हो। एंड अदर प्रिवेंटेबल डैमेज, ऐसे डैमेज जो प्रिवेंट किए जा सकते थे पर उनको प्रिवेंट नहीं किया। जैसे कि मान लीजिए मेरे खेत पर सारी फसल निकल गई, फसल निकलने के बाद में उसके जो सीड्स हैं वो भी हमने अलग करवा लिए और वो खुले में रख रखे हैं धूप में। मेरे पास स्टोरेज फैसिलिटी भी है, बट सडनली ऐसा हुआ कि बारिश आ गई और मैंने उनको उठाकर, या जितना जो प्रोडक्शन बाहर रखा हुआ था उसको मैंने कहीं पर कवर्ड या शेड वाली जगह पर नहीं रखा। क्यों? क्योंकि हम पूरा परिवार शादी में गए हुए थे और वहां पीछे कोई भी नहीं था, सडनली बारिश आ गई। सो इट इज द प्रिवेंटेबल रिस्क। तो इस प्रिवेंटेबल रिस्क को आपने प्रिवेंट क्यों नहीं किया, तो वो इसमें कवर्ड नहीं होगी। ओके, कौन सी क्रॉप इसमें कवर्ड होती है? ऑल टाइप ऑफ फूड क्रॉप्स, जिसमें सेरेल्स, मिलेट्स, पल्सेस सब होंगे। ऑयल सीड्स, एंड एनुअल कमर्शियल प्लस हॉर्टिकल्चर, इसमें सभी कवर्ड होंगे। यहां पर लिख लेते हैं व्हाट इज न्यू।
remote sensing, and smartphones will be used to extend the technology use. This is the new part of the scheme. एक और स्कीम कर लें क्या? (10:30 एग्जैक्ट पर आप लोगों को फ्री कर दूंगा. ओके सर. प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड एक न्यूज आई थी, दैट वाज इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, शॉर्ट न्यूज और देख लेते हैं. भारत टैप, एक एग्जीबिशन हुई थी नेम्ड प्लम्बेक्स. एक प्रदर्शनी हुई थी, इट वाज प्लम्बेक्स. किससे रिलेटेड थी? इट वाज रिलेटेड टू प्लम्बिंग, वाटर, sanitation industry. किसने ऑर्गेनाइज करी थी? इट वाज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ओके, एक्चुअली इस भारत टैप सिस्टम, इट इज जस्ट अ कंसेप्ट नाउ. इस कंसेप्ट में, इस एग्जीबिशन में क्या इनिशिएट किया गया, जो हमारे मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था कि हमें ऐसे टैप, टैप का मतलब नल, ऐसे नल के काम में लेने चाहिए जिनका वाटर का फ्लो लो हो. जो लो फ्लो वाले टैप्स हैं उनको हमें प्रमोट करना चाहिए, उनको काम में लेना चाहिए. उससे क्या होगा कि जो वाटर का कंजप्शन है वो एक इफेक्टिव अमाउंट में कम होता है. वाटर कंजप्शन, और वाटर कंजप्शन जब कम होगा, मान लीजिए किसी भी चीज के लिए जो वाटर यूज किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पर कपड़े धोने में, बर्तन धोने में अगर आप डायरेक्ट नल से काम में ले रहे हैं, तो जब बर्तन धो रहे हैं तो अगर उसमें उसका फ्लो कम होगा, तो उस फ्लो कम होने में भी बर्तन धुल सकते हैं. कितने कम पर आप धो सकते हैं. और जो एक्सेस वाटर है, और जो एक्सेस वाटर का वेस्टेज हो रहा है, वो वेस्टेज इससे कंट्रोल होगा. दिस इज द कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन दिस एग्जीबिशन. और इसके कुछ फैक्ट्स इसमें दिए गए हैं, लाइक कि इस तरह के टैप्स यूज करने से 40% ऑफ वाटर कंजप्शन का या वेस्टेज का रिडक्शन किया जा सकता है. क्या ये चीज समझ में आ रही है?
of the low flowing taps. It is talking about the low flowing taps. यहाँ पर लिख देता हूं मैं, 2-3 फैक्ट्स हैं. A concept of low flow tap. Reduction in water consumption. वाटर कंजप्शन के साथ में एक और चीज हमेशा जुड़ी हुई रहती है, वो क्या है? वाटर कंजप्शन को कंट्रोल किया, उसके साथ में एक और चीज कनेक्टेड है, वो क्या है? एनर्जी सेविंग. कैसे? जिस नल को हम खोल रहे हैं उसमें पानी कहीं ऊपर टंकी से आ रहा होगा और उस टंकी में पानी हमने फिल किया होगा ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ऊपर पानी चढ़ाया गया होगा. सो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड. सो दिस प्रोवाइड्स, अगर आप लो फ्लो टैप को काम में लेते हैं, इट इज प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ वाटर सेविंग ये आपको प्रोवाइड करता है. So it is a new focus on water conservation efforts. That's it. Okay. Yes, sir. क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब इवनिंग वाली क्लास में देखते हैं. इट्स ओके. अगर दूसरी स्कीम में जाएंगे उसमें कम से कम 10 मिनट लोग बोलेंगे सर 10:30 का दे. So we will meet in the evening. मैं भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि अगर मुझे कुछ असेंशियल काम हुआ तो आज इवनिंग वाली क्लास नहीं हो. इट इज माइट पॉसिबल. तो मैं ग्रुप में आपको 1 या 2 बजे करीब मैसेज कर दूंगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि हम क्लास कंटिन्यू करें, क्लास में कोई फॉल्ट नहीं हो. ओके, हैव अ गुड डे. यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? इसको एक बार रिवाइज कर लेना. अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक बार आप लोगों की इन्हीं सब चीजों की रिवीजन क्लास हम वापस से कर लेंगे विद द सेम पीपीटीज. इन्हीं स्लाइड्स के साथ में हम इनको जल्दी जल्दी एक बार मैराथन में रिवाइज भी कर लेंगे. डोंट वरी अबाउट दिस. ओके बेटा, हैव अ गुड डे टू यू ऑल. So much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks to you all.